साइंस का क्लास 7 का साइंस विज्ञान का ये आज 5वां लेक्चर है, दूसरा टॉपिक का। ठीक है ना। लेसन 2 जंतुओं में पोषण का 5वां और आखिरी टॉपिक होगी, शायद आखिरी टॉपिक होगी। ठीक है ना। तो अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो बच्चों को, कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। पिछले क्लास में हमने आहार नाल के बारे में अध्ययन किया था। अब देखते हैं, कहता है कि आहार नाल में संक्रामकुचन को निम्नलिखित प्रयोग द्वारा समझा जा सकता है। जो क्रामाकुचन कहीं फैलता है तो कहीं आहार नाल चपक जाता है, सिकुड़ जाता है, तो फैले हुए भाग में आहार नाल नीचे आता है। अब देखिए, कोई चीज चलने के लिए जो क्रूएल करता है, चलता है, भुआ को चलते देखे हैं। ठीक है, तो क्या करता है, एक बार ऐसे करेगा ऐसा चलेगा, फिर ऐसे करेगा ऐसा चलेगा। चलता है कि नहीं चलता है। बहुत सा कीट भी ऐसा चलता है। तो एक बार क्या हुआ, वो एक बार फैला और फिर पचक गया, फिर फैला फिर पचक गया, आगे बढ़ रहा ना। तो भोजन ऐसा ही बढ़ता है। कभी आप धान खाइएगा, चावल ने धान धर्मा निकाल खाता है, तो धर्मा गलती से चल गया अंदर, तो जितना तत्वों से निकाले कोशिश किए जीभिया से, उतने वो अंदर घुसल जाएगा, नहीं होता है। तो आप उसको धान निकालने के लिए आपको हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब सोचिए कि ऐसे ऐसे करके और धान निकाल दूंगा, धीरे धीरे अंदर चल जाएगा। समझ में आता है ना। एक आध बार नहीं गया, ऐसा गया होगा। कहता है रबड़ या मुलायम प्लास्टिक की करीब 1 मीटर लंबी एक नली ले। एक नली मतलब पाइप ले, पतला पाइप होना चाहिए। ठीक है ना। चाहे रबड़ का ले लीजिए या फिर इसको प्लास्टिक का ले लीजिए। इसके एक छोर पर शीशे या धातु की एक गोली नली के अंदर डाल दे। अंटा जिसको नहीं, अंटा, शीशे की गोली अंटा कहलाएगी, और लोहे की गोली बैरिंगों में वो गोल निकलता है ना, वो हो गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। अब आपने अपने अंगुलियों की मदद से गोली पर इस प्रकार दबाव डालें कि गोली नीचे की ओर सरकने लगे। ठीक है, गोली को डाल दे और धीरे धीरे ऐसे ऐसे करें तो नीचे की ओर सरकेगा कि नहीं सरकेगा। गोली के एक छोर दूसरे छोर तक ले जाने के लिए आप अपनी उंगली से दबाव बनाने के लिए जिस प्रकार क्रिया करते हैं, वैसा ही क्रिया क्रामाकुचन कहलाता है, क्रामाकुंचन कहलाता है। देखिए क्या होता है, जब कभी ये फैलेगा तो वहां पे अंटा घुसेगा। ठीक है, और जैसे अंटा घुस के इधर आ गया तब चपक जाएगा, पीछे नहीं चपक जाता है। फिर प्रेस कीजिएगा तब क्या होगा, फैलेगा। नहीं समझ में आया क्या। और जैसे जैसे प्रेस कीजिएगा वैसे फैलेगा, ऊपर में फिर से पचकते नजर आएगा, आगे भी पचकल और पीछे भी पचकल। और जैसे जैसे अंदर आप प्रेस डाल रहे हैं तो अंदर होते जा रहा है, तो वहां पे फैलते जा रहा है। क्लियर है। अगला है अमाशय। अमाशय को इंग्लिश में स्टोमक कहते हैं। क्या बोलेंगे, स्टोमक। स्टोमक मीन्स पेट, उदर। ठीक है ना, पेट या उदर, इसी से आए थे वो लंबोदर, जिसका लंबा है उदर। गणेश जी के पेट वो देखे इससे है, नहीं देखे है ना, पेट निकलू भगवान। चलिए, गणेश भगवान है। कौन भगवान है, गणेश भगवान। भगवान के सामने कोई नहीं कोई बोल सकता है। ठीक है ना। हाँ, कहता है ग्रस नली। ग्रस नली ओसोफेगस। ग्रस नली को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ओसोफेगस। और अमाशय को स्टोमक। अमाशय को स्टोमक। तो ग्रस नली अमाशय में खुलती है। ग्रस नली ऊपर से आया था और यहाँ पे अमाशय है, यहाँ पे वृक्ष गुहा क्रॉस करते हुए अमाशय में खुला। अब मान लिया खाली आतवा, जो हम ये जो लेदरी पचौनी है, पचौनी कचौनी, ये सब अगर यहाँ होता तब बताइए, पेटवा फूलता है धीरे धीरे, तो ये रबड़ है, तना रहा है, कोई दिक्कत, तनाता है ये वाला छाती के पास। ठीक है, तब फट जाता, तब परेशानी में पड़ जाता कि नहीं पड़ जाता है। और जितना खाइए पेट में ना फूल रहा है, फिर भूख लगेगा पचक जाएगा, और यहाँ पे फूल ही नहीं सकता है, तो कहीं ना कहीं तो ब्लास्ट करता ही। या तो आपको ये फट जाता और नहीं तो फिर आपको, अरे मेरे ये ग्रस नली फट जाता है ना, सब हाथ निकाल के फेंका जाता अंदर में। कहता है अमाशय एक बड़ी थैली के समान रचना है। अभी एक फिगर में एक बार अमाशय दिखाए थे। ठीक है ना, कि अमाशय किस प्रकार थैली में फैल जाता है, मतलब थैली के जैसा।
यह आहार नल का सबसे चौड़ा भाग है। अगर पूछेगा सबसे लंबा भाग, तो सबसे लंबा वही ग्रसनली हो गया, पूरा अमाशय है ना। अब ये अमाशय है आहार नल का, आहार नल सबसे लंबा हो गया। आहार नल कितना लंबा होता है? 8 से 10 मीटर। आहार नल कितना लंबा है? 8 से 10 मीटर। और अमाशय सबसे चौड़ी होती है, अमाशय सबसे चौड़ी होती है। इसके भीतरी दीवार पर अनेक जठर रस पाए जाते हैं, जिसके गैस्ट्रिक कहेंगे। क्या कहेंगे? गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक जठर रस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक। अब ये वाला याद करना रहता है, कॉपी में लिखो। जठर रस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक। क्या कहा जाता है? गैस्ट्रिक। जठर रस को इंग्लिश बोलिए काम। जठर रस को इंग्लिश में गैस्ट्रिक कहते हैं। जठर रस को इंग्लिश में क्या कहेंगे? गैस्ट्रिक कहेंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे भीतरी दीवार पर अनेक प्रकार के जठर रस यानी गैस्ट्रिक पाए जाते हैं, जिसे विशेष प्रकार का अम्लीय रस निकलता है, एसिड जूस निकले। ये हम लोग के पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे जठर रस कहते हैं। जो अम्लीय रस निकला ना, उसे जठर रस। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं तथा एंजाइम होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं एंजाइम रहता है। पूछेगा जठर रस में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एंजाइम। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एंजाइम पाया जाता है। जठर रस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जल्दी बताइए। गैस्ट्रिक। ऐसे जठर ग्रंथि को गैस्ट्रिक बोलते हैं। तो जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर अम्ल निकलता है। तो जठर अम्ल के रूप में क्या रहेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम। अब देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम से अम्लीय बना देता है। भोजन को क्या बना देता है? अम्लीय, जिससे जठर रस के एंजाइम उस पर कार्य हो सके। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नाश कर देता है। भोजन में जो बैक्टीरिया घुस गया, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको क्या किया? मार दिया। ठीक है, कोई चीज जिंदे खाइएगा तो ऐसा नहीं कि जिंदे लैट्रिन में बाहर हो जाएगा, वो क्या होगा? पच के बाहर निकलेगा, मार देगा। जिसके कारण आहार नल में भोजन सड़ता नहीं है। आहार नल में भोजन सड़ जाएगा तो परेशानी है ना। अमाशय की दीवार में म्यूकस का स्राव होता है। ये भी क्वेश्चन है। अमाशय की दीवार में, राइट डाउन, अमाशय की दीवार में म्यूकस का स्राव होता है। अमाशय की दीवार में म्यूकस का स्राव होता है। क्लियर हो गया? अमाशय की दीवार में म्यूकस का स्राव होता है। स्राव माने निकलता है। अमाशय की दीवार में क्या निकलता है? म्यूकस निकलता है, जो फिसलन पैदा करता है, भोजन को नीचे आने में मदद करता है और दीवार को भी सुरक्षित रखता है। हो गया? अमाशय की दीवार में म्यूकस का स्राव होता है। हो गया? अमाशय की दीवार में म्यूकस का स्राव होता है। अमाशय की दीवार में किसका स्राव होता है? म्यूकस। म्यूकस की परत, म्यूकस की परत। लेक्चर देखिएगा तब लिख लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, पॉज कर दीजिए और जितना पॉइंट कहते हैं उतना लिख लिया कीजिए। म्यूकस की परत अमाशय की दीवार को सुरक्षित रखता है। कारण पूछेगा, अमाशय की दीवार को कौन सुरक्षित रखता है? तो म्यूकस। कौन सुरक्षित रखता है? म्यूकस की परत। क्वेश्चन पर क्वेश्चन निकालिए, 1000 क्वेश्चन निकलेगा। जठर रस में उपस्थित एंजाइम। जठर रस में क्या क्या चीज उपस्थित है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम। तो जठर रस में अगर उसमें एंजाइम उपस्थित, भोजन को प्रोटीन और दूध को पचाता है। भोजन के प्रोटीन और दूध। तब प्रोटीन को पचाने में कौन काम करता है? बताइए। एंजाइम। दूध को कौन पचाता है? एंजाइम। अब अपचा भोजन, जे नहीं पचा, अपचा भोजन ग्रहणी होते हुए छोटी आंत में आ जाता है। जितना पचा से पचा और न पचा से अब कहाँ आएगा? छोटी आंत में। सबसे पहले बड़ी छोटी आंत में भोजन पहुंच, बड़ी आंत में नहीं, अमाशय के बाद छोटी आंत में। अमाशय के बाद सबसे पहले मुख गुहा में गया, मुख गुहा के ग्रासनली के साथ नीचे आया, बच्च गुहा होते हुए ये अमाशय में आ गया। अमाशय के बाद अपचा भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। कहाँ जाएगा? सबसे चौड़ा भाग बताइए? अमाशय। सबसे लंबा भाग बताइए? बताइए। ग्रासनली। गलत, अभी भी गलत है। सबसे बड़ा, अरे 8 से 10 मीटर लंबा कौन होता है?
ग्रास नली होता है, आहार नाल होता है। ठीक है, एलिमेंट्री। अब बचा भोजन अब कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाएगा। क्लियर है ना? अब देखिए छोटी आंत तक पहुंच गया है। भोजन आते आते बेचारा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अभी छोटी आंत में पहुंच गया। देखिए अब क्या होता है, यह आहार नाल का एक महत्वपूर्ण अंग है। आहार नाल का ये भी एक पार्ट था, बहुत बड़ी पार्ट पढ़ाए थे ना कि आहार नाल में कौन कौन सा चीजें रहती है। तो आहार नाल का एक प्रमुख अंग है, यह आहार नाल का यह एक लंबी पतली और घुमावदार नली है। ये देखिए ऐसे ऐसे घुमल है, घुमावदार। ये 7.5 मीटर लंबा है, ये भी ओकरा से कम है लेकिन 7.5 मीटर। वो 8 से 10 मीटर था, मतलब वही है जो आहार नाल था ना, वो आहार नाल का ये पार्ट है। तो 7.5 ये अकेले हो गया। अब बचा कितना? 10 में 2.5 में सब है। समझ में आया ना? तो 7.5 मीटर लंबी, इसमें भोजन का पचना और अवशोषण दोनों होता है। तब छोटी आंत में क्या काम होती है? तब भोजन को पचता है और भोजन अवशोषित होता है। भोजन पचता है और भोजन अवशोषित होती है। ये दोनों कहाँ होता है? तो ये दोनों छोटी आंत में होता है। ये दोनों किस में होता है? हम। ठीक है, पेज होगा, ऑफिस में पेज होगा बेटा, नहीं जाना। चलिए, तो इसमें भोजन का पाचन और अवशोषण पूछेगा। भोजन का पाचन और अवशोषण कहाँ होता है? जल्दी बताइए। छोटी आंत कहाँ होता है? छोटी आंत में भोजन का पाचन और अवशोषण छोटी आंत। छोटी आंत की ग्रंथि एक प्रकार यहू रस निकलता है, खाली रस निकल रहा है ना, इसको आंत्र रस कहते हैं। छोटी आंत में एक प्रकार का क्या निकलता है? रस निकलता है, ग्रंथि से रस निकलता है। इस रस का नाम है आंत्र रस। छोटी आंत में यकृत और अग्न्याशय का भी, अग्न्याशय के स्राव भी पहुंचते हैं। छोटी आंत में यकृत तथा अग्न्याशय, अग्न्याशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताइए। गलत, ड्यूडेनम कहते हैं। पैनक्रियाज, अग्न्याशय को क्या कहते हैं? पैनक्रियाज। अग्न्याशय पैनक्रियाज, अग्न्याशय पैनक्रियाज। ठीक है, तो छोटी आंत में यकृत और तथा अग्न्याशय के स्राव भी पहुंचते हैं। यानी जो यकृत और अग्न्याशय के स्राव पहुंचे वो कहाँ आ गया? छोटी आंत में। यकृत भूरे लाल रंग की एक ग्रंथि है। यकृत एक प्रकार की क्या है? ग्रंथि है। याद रखिए, यकृत को इंग्लिश में क्या बोला था? लीवर। यकृत यानी लीवर, है ना? नहीं, आदमी पतला रहता है सर, एक के लीवर के है ना? मोटा है तो में 8 को लीवर है। तो क्या कहता है? यकृत भूरे लाल रंग की एक ग्रंथि है जो उदर के दाएं भाग में, अब पेट के दाएं भाग इधर ना, इधर की इधर इस तरह दाएं भागना। अरे ये तो ना लिखेंगे तो अनिक उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यकृत भूरे लाल, यकृत का कलर पूछेगा तो बता दीजिएगा। ये भूरा लाल ना, भूरा लिए हुए कलर, रेड कलर का है ना, ब्राउनिश रेड ग्रंथि है जो उदर के दाएं भाग में खैया हाथ देने होता है। याद रखिए, जिधर से जो हाथ से खाते हैं उधर ही रहता है। देखो यहाँ पे रहेगा, ऊपर की ओर स्थित रहता है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए, बड़ी बड़ी ग्रंथि पढ़ते गए तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए सबसे, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत के बारे में कहा जा रहा है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यही तो ये ग्रंथि था ना, यकृत मतलब छोटी आंत ग्रंथि है। वो तो शरीर का एक भाग है, वो तो पाइप है। नहीं समझ में आ रहा है? 7.5 मीटर लंबा है, वहां से कुछ निकालता थोड़ी ना है। ये है ग्रंथि। ग्रंथि मतलब उससे कुछ न कुछ स्रावित होना। तो इससे एक ग्रंथि स्रावित होती है। क्या स्रावित होती है? कोई बोलिए। आंत्र रस। ठीक, अच्छा नहीं, आंत तो छोटी आंत से निकला था। तो ये यकृत से ग्रंथि सबसे, इसका स्राव पित्त कहलाता है। यहाँ से जो स्रावित होती है यकृत से, किसे? यकृत से
क्या कहलाएगा? पित्त। पित्त को कहते हैं वाइल, VBILE, वाइल। वाइल क्या बोलेंगे? है ना, मुर्गा में पितिया निकालता है। अब पित्त फट जाएगा ना तो मुर्गा बर्बाद हो जाएगा, बड़ी तीता लगेगा। जहाँ पे फेफड़ा रहता है ना, या कलेजिया के बीचों में वो काला रहता है, ठीक है, कभी काटिएगा तो मिलेगा काला, वही है पित्त, ठीक है। पित्त को इंग्लिश में क्या बोले? बाइल। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि। अब क्वेश्चन में लीवर रहेगा तो नहीं, तो लीवर या यकृत, क्लियर हो गया। अब यकृत से कौन सा मतलब कौन सा स्रावित होता है यकृत ग्रंथि से? तो आंसर होगा पित्त। क्या स्रावित होता है? पित्त। यकृत से निकलने के बाद पित्त एक लगभग गोलाकार थैली में संचित रहता है। पित्त कहाँ चला जाता है? गोलाकार थैली में। यह थैली पित्त की थैली या पित्ताशय कहलाता है। अभी आया था ना पित्ताशय, गैल ब्लैडर, गैल ब्लैडर यानी पित्ताशय। अब पित्त कहाँ रहता है? गैल ब्लैडर में। अच्छा, और पित्त कहाँ रहता है? तो गैल ब्लैडर कहाँ रहता है? तो आंसर हो जाएगा लीवर में। कहाँ रहता है? लीवर। और लीवर कहाँ रहता है? छोटी आंत में, है ना। और छोटी आंत कहाँ रहता है? तो पेट में, स्टोमक में नहीं। अब पेट कहाँ रहता है? आदमी, ठीक है। आज टिफिन होगी, ऊपर जाके बोल दीजिएगा, है ना, किसी टाइम पर टिफिन होगी और फिर से क्लास चलेगा 3-4 बजे तक। पित्त की एक अच्छा अभी रुक जाइए, मैं बोलूं। पित्ताशय यानी गैल ब्लैडर कहलाता है। कहते वसा के पाचन में पित्त का महत्वपूर्ण योगदान है ना। पित्त का सबसे इंपॉर्टेंट योगदान क्या है? वसा के पचाने में। वसा के पचाने में सबसे बड़ा भूमिका किसका है? आंसर हो जाएगा पित्त की। अब पित्त समझ में आया क्या होता है? पित्त कहाँ से निकलता है? किससे स्रावित होती है? बताइए। यकृत से स्रावित होती है। यकृत क्या है? लीवर क्या है? एक प्रकार का ग्रंथि है। तो ग्रंथि है तो उधर से कुछ निकलेगा, तो उधर से पित्त निकल गया। पित्त कहाँ रहता है? पित्ताशय में रहता है ना, पित्ताशय में रहता है। पित्त कहाँ रहता है? पित्ताशय में रहता है। पित्त कहाँ रहता है? पित्ताशय में रहता है। जाके गोलका भागों में संचित यानी जमा नहीं रहता है। अग्न्याशय एक हल्के पीले रंग की ग्रंथि है। अग्न्याशय का कलर क्या है? यकृत का कलर बताइए। भूरे लाल। भूरे लाल, ये गोरे लाल कौन तो कह ले, भूरे लाल, है ना, नाम नियन भी लग रहा है गोरे लाल। तो भूरे लाल यकृत की यकृत किस कलर का होता है? भूरे लाल। अब यहाँ पे अग्न्याशय, पैनक्रियाज। अग्न्याशय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पैनक्रियाज। अग्न्याशय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पैनक्रियाज। अग्न्याशय को पैनक्रियाज। अग्न्याशय को तो कहता है अग्न्याशय एक हल्के पीले रंग की, वो भूरा लाल था तो हल्का पीला रंग की ग्रंथि है। तो अग्न्याशय भी एक ग्रंथि है। अग्न्याशय से भी कुछ न कुछ निकलेगा, ग्रंथियां से स्रावित होती है, जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अब अमाशय का भाग खत्म, अमाशय खत्म, ठीक है। इसके नीचे ये रहती है। अमाशय को इंग्लिश में क्या बोले थे? अस्टोमा। जिससे अग्न्याशयी रस यानी पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। बताइए, अग्न्याशय से अमाशय, अग्न्याशय एक ही नहीं ना है। अमाशय माने पेट और अग्न्याशय मतलब एक प्रकार का ग्रंथि, ठीक है। तो ये ग्रंथि से कुछ न कुछ निकलेगा। तो अग्न्याशी रस निकला। यकृत ग्रंथि से क्या निकला था? पित्त निकला था। यकृत ग्रंथि से क्या निकला? तो शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। यकृत, लीवर, है ना। ये सब रेलवे में क्वेश्चन आता है। ऐसे है कहाँ? तो ये 7 क्लास में है ना। इसलिए 7 से लेके 10 तक। और अब तो वीडियो बन जाएगा तब तो कोई टेंशन नहीं रहेगा, सब एकदम याद रहेगा। 4 बार 5 बार देखिएगा तो नहीं याद हो जाएगा, है ना। बोला भी जरूर कीजिएगा। आज इसका टेस्ट ले लेंगे, टीवी पर दिखाएंगे आज। अग्न्याशी रस के एंजाइम भोजन के जटिल कार्बोहाइड्रेट्स को सरल रूप में बदल देता है। अब देखिए, ये अग्न्याशी रस का काम देखिए। अग्न्याशी रस खाए थे कैसा? जटिल कार्बोहाइड्रेट खाए ना, और इसको कई भागों में तोड़ करके सरल बना दिया। तो सरल कौन बनाया? अग्न्याशी रस, है ना। अग्न्याशी रस में जो एंजाइम पाया गया वही सरल बना दिया। अंशतः मतलब आधा, अंशतः पचा भोजन छोटी आंत से बाहर निकल जाता है। अब देखिए, एक तो अनपचा भोजन छोटी आंत में गया, अब यहू नहीं पचा,
मान के चलिए यूं नहीं पचा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अंशतः मतलब कुछ कुछ, अंशतः पचा भोजन छोटी आंत के निचले भाग में पहुंचता है। यहाँ इस भोजन पर आंत्र रस यानी इंटेस्टाइनल इसको कहेंगे, टाइनल बोलिए, इंटेस्टाइनल जूस है ना, आंत्र रस, इंटेस्टाइनल जूस, ऐसे आंत को बोलते हैं ना इंटेस्टाइन, छोटी आंत तो बड़ी आंत, छोटे आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन और बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन। एंजाइम की क्रिया से भोजन का पचना पूर्ण हो जाता है। तो लास्ट में भोजन किससे पचा था, आंत्र रस से। किससे पचा था, आंत्र रस से। आगे देखिए, इस तरह छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज में प्रोटीन, अमीनो एसिड, ठीक है ना, अमीनो एसिड तथा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। कौन कौन कोची में परिवर्तित होता है, याद रखिए। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट टाइम, कार्बोहाइड्रेट 20 मिनट, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट यहाँ तक कर, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो अम्ल में, याद रहेगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, अमीनो अम्ल, सॉरी प्रोटीन अमीनो अम्ल में, प्रोटीन अमीनो अम्ल में, और वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में। वसा दो जगह परिवर्तित होता है, वसा, ठीक है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है, याद रहेगा। ये सभी भोजन के जटिल अवयवों को सरलतम रूप है। अब पूछेगा, अच्छा जटिल से सरल कौन तोड़ा था, तो ये कौन तोड़ा था बताइए, आंत्र रस। आंत्र रस का काम था जटिल से सरल भागों में तोड़ देना, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा, ग्लूकोज में टूटेगा, ठीक है। प्रोटीन किस में टूटेगा, बताइए, अमीनो अम्ल में टूटेगा। वसा किस में टूटेगा, दो चीज, वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में टूटेगा, ठीक है। इस प्रकार से सब जटिल से बन गया। अब अगला लेक्चर में फिर से आते हैं, ठीक है ना।